आज की इस वीडियो में मैं आपको झूठे दहेज और झूठे घरेलू हिंसा के केस से बचने के उपाय बताऊंगा। एक ज़माना था जब महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इन सब को देखते हुए आईपीसी की धारा 498 क्लॉज ए में लिखा गया है कि किसी भी कारण से उत्पन्न हुई हिंसा को लेकर लिखा गया है, जिसमें दहेज के लिए हिंसा या फिर किसी दूसरे कारण से उत्पन्न हुई हिंसा भी शामिल है। लेकिन अभी इस धारा का इस्तेमाल काफ़ी हद तक पतियों को लूटने और उसके घर वालों को परेशान करने के लिए किया जाता है। ये आपको भी पता है, क्योंकि हमारे आसपास भी अक्सर ऐसा होता है। खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। हमने तो इस वीडियो के माध्यम से जो पीड़ित पति हैं उनको इस जैसे झूठे केस से बचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी सेक्शन 498 सब क्लॉज ए अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। यह केस कोई भी पत्नी अपने पति पर कर सकती है। पहले यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन अभी यह संपूर्ण भारत देश पर लागू होता है। दोस्तों, झूठे दहेज के केस और घरेलू हिंसा से बचने के लिए बहुत से उपाय हैं, जिनमें से सबसे पहला उपाय है सही कानूनी सलाहकार के पास जाना। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई परिस्थितियां आपके सामने आ जाती हैं, तो सबसे पहले आपको किसी एडवोकेट या किसी कानूनी सलाहकार के पास जाना चाहिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए। अगर आप कानूनी कार्रवाई में जितनी देरी करोगे, आपका केस उतना ही ढीला पड़ता जाएगा और पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए कानूनी कार्रवाई में आप जितना सोचोगे या जितनी चिंता करोगे, आपका केस उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। तो अगर आपके साथ या किसी के साथ कोई घटना होती है, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि आपका बचाव सही तरीके से हो सके। दोस्तों, बचाव का दूसरा उपाय है केस या पुलिस के डर से कहीं भागिए मत और तुरंत कोर्ट में जाकर अपने और अपने परिजनों के लिए अग्रिम जमानत के लिए यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दीजिए, क्योंकि भागने से अदालत के पास ये संदेश जाएगा कि आप कहीं ना कहीं मुजरिम हैं, गिल्टी हैं, तभी आप भाग रहे हैं। तो इसलिए आप भागिए मत। इसके बाद तीसरा उपाय है एविडेंस यानी प्रमाण। दोस्तों, ये एविडेंस किसी भी रूप में हो सकता है, कोई कागज़ के रूप में भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति विशेष जो आपके लिए कोर्ट में जाकर सबके सामने आपके लिए गवाही देगा। और वो व्यक्ति जो गवाही दे रहा है आपके लिए, अगर वो व्यक्ति आपके परिवार या परिजनों में से नहीं है या नहीं आता है, तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि खुद के परिवार के व्यक्ति का एविडेंस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो भी व्यक्ति आपके लिए एविडेंस के तौर पर आपके लिए गवाही दे रहा है वो कहीं दूसरी फैमिली से हो। और दोस्तों, ये सब काम आपको खुद करना है, खुद से ही एविडेंस इकट्ठे करने हैं और आपके वकील को ये सब देना है। दोस्तों, आप जितना एविडेंस इकट्ठा करोगे, आपका केस उतना ही मजबूत हो जाएगा। इसके बाद चौथा उपाय है सही गवाह चुनना। दोस्तों, मैंने खुद कोर्ट में देखा है कि गवाह को जो अपने लिए लाता है, उसी के खिलाफ ही यानी कि उसी के विरुद्ध वो गवाह कोर्ट में सभी के सामने गवाही देकर चला जाता है। यानी कि जो व्यक्ति गवाह को अपने हित में, अपने पक्ष में बोलने के लिए अदालत में लाता है, वो गवाह उसी को धोखा देकर उसी के विरुद्ध गवाही देकर चला जाता है। इसे कानूनी भाषा में हॉस्टल विटनेस कहा जाता है और इससे केस ढीला पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी गवाह को चुनें, बहुत ही सावधानी और बहुत ही सतर्कता से उस गवाह को चुनें, क्योंकि ये एक अहम बात है। इसके बाद अगले उपाय की बात करें तो वो है गवाह को सही से समझाना कि उसको कोर्ट के सामने क्या बोलना है या फिर क्या गवाही देनी है। दोस्तों, किसी भी गवाह को कोर्ट में गवाही देने से पहले उसे अच्छी तरह से समझा देना जो ज़रूरी होता है कि उसे कोर्ट के सामने या सबके सामने क्या बोलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट में उसकी गवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है, या फिर आपका जो केस है आपके विरुद्ध जा सकता है। इसके बाद जो उपाय है वो ये है कि सभी घटना घटने के दौरान आप अकेले में या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को साथ लेकर अपनी पत्नी या उसके घर वालों के साथ कहीं भी मिलने ना जाएं। इससे आप और आपके फैमिली मेम्बर और भी फंस सकते हैं। कुछ कारणों से अगर अपनी पत्नी से मिलना भी चाहते हैं या आपकी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, तो कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाइए और कोर्ट में से एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए एक दरखास्त दीजिए। स्पेशल ऑफिसर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ वो तीसरा व्यक्ति होता है, जिसे आपसे या आपकी पत्नी से कोई मतलब नहीं होता, या पहले से आप दोनों को नहीं पहचानता हो, या आपके फैमिली मेम्बर या आपकी पत्नी के फैमिली मेम्बर को नहीं पहचानता हो। इनका काम होता है आपके और आपकी पत्नी के साथ उस वक्त रहना जबकि आप दोनों अकेले में या फैमिली मेम्बर से साथ कहीं मिल रहे हो, और बाद में इसका रिकॉर्ड तैयार करके कोर्ट के सामने पेश करता है। इससे दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आपके ऊपर झूठा केस या झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा। इसके बाद अगला उपाय है सही समय पर पुलिस को रिपोर्ट करना। दोस्तों, ये पॉइंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर 99% लोग मिस कर जाते हैं। दोस्तों, सोच लीजिए कि आपकी पत्नी या फिर आपके पति या फिर उसके रिश्तेदार अनजान नंबर से फ़ोन के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से आपको किसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं,
तो तुरंत आपको पुलिस थाने में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और उस कंप्लेंट की कॉपी आपको बाद में कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। इससे आपका केस और मजबूत हो जाएगा। याद रहे दोस्तों, इस तरह की घटना जितनी भी बार आपके साथ घटे उतनी बार आप पुलिस थाने में जाकर के उसकी FIR करवाइए और उस रिपोर्ट की एक कॉपी आप भी वहाँ से लेकर आइए और जितनी बार आप रिपोर्ट करते हैं उन सभी रिपोर्ट्स की कॉपी आप कोर्ट में पेश कीजिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सही समय पर केस करना। एक बात आपको याद रखनी है, ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा केस भी आप कर सकते हैं और केस से डरिए मत, क्योंकि आप केस करने में जितना डरोगे उतना ही नुकसान आपको होगा, जिसकी बाद में भरपाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए सही समय पर सही केस करना है, यही आपकी अक्लमंदी का काम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो दहेज के झूठे केस हैं या घरेलू हिंसा के केस हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हो और जितना हो सके आप सावधानीपूर्वक ये काम कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं।